Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to JK Bose Foundation classes. Myself Shakil Ahmed, your chemistry tutor. Dear students, आपको पता होगा कि आपके सिलेबस के मुताबिक आपकी केमिस्ट्री पोर्शन में 4 चैप्टर्स रखे गए हैं आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और एक चैप्टर आता है जिसको हम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस होने जा रहा है। पहला चैप्टर आपकी केमिस्ट्री पोर्शन का, जी हाँ, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, इस चैप्टर का सिलेबस क्या है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन, इसके कौन कौन से टाइप्स है, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, वो सारा आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर डिस्कस होने जा रहा है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस, और लास्ट में हम एट द एंड पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। उनके क्या इफेक्ट्स है हमारी डे टू डे लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसके अंदर वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन बेटा हमें तब समझ आता है जब हमें केमिकल चेंज के बारे में पता होता है। नाउ व्हाट इज दिस केमिकल चेंज? ये वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में एक सब्सटेंस अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है और नया सब्सटेंस बनाता है। जो नया सब्सटेंस बनता है, उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी वो एंटायरली डिफरेंट होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। अब जिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल चेंज होती है बेटा, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। So a chemical reaction, it occurs when reactants or initial substances, ये जो हमारे reactants होते हैं इन्हीं में चेंज होती है और इन्हीं से नए substances बनते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। दे अंडरगो चेंज इन देयर एटम्स एंड बॉन्ड्स टू बिकम डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शन के अंदर देखेंगे, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, उसी प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। And such type of changes are irreversible in nature. It involves the transformation of reactants into प्रोडक्ट्स। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? जो रिएक्टेंट्स वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। इट रिजल्ट्स इन अ केमिकल चेंज विद अल्टर्ड प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। हम जब आयरन लाते हैं, आयरन को हम बाहर रखते हैं एक्सपोज टू द एयर। एयर के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके साथ रिएक्ट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर। वो कंपोनेंट जब इस आयरन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वहां पे नया एक चीज बनता है जिसको हम रस्ट कहते हैं, यानी आयरन की रस्टिंग होती है। तो इस प्रोसेस में जो ओरिजिनल सब्सटेंस जिसको हम यहां पे आयरन का नाम देते हैं, ये आयरन अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी, ये अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान लूज कर देता है और नया सब्सटेंस बना रहा है जिसको हम रस्ट का नाम देते हैं। और इस रस्ट की जो प्रॉपर्टीज वो एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम द आयरन। तो इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये केमिकल चेंज हुई है, उसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दी है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये हमारे ओरिजिनल सब्सटेंसेस है। तो इस प्रोसेस में ओरिजिनल सब्सटेंस मीथेन अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, नया सब्सटेंस बनता है, यहाँ पे बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रॉपर्टीज देखिए और मीथेन की प्रॉपर्टीज देखिए, तो इनकी जो प्रॉपर्टी वो टोटली डिफरेंट होगी, एंटायरली डिफरेंट होगी फ्रॉम द मीथेन जो यहाँ पे कंपाउंड आपने लिया है।
तो ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, नया सब्सटेंस बना रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज केमिकल चेंज। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये केमिकल चेंज होती है उसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, इसमें हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन होती है। आप इस रिएक्शन को देखिए, अगर मीथेन और ऑक्सीजन नहीं होता तो ये दो कहां से बनते? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहां से बनता? तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे रिएक्शन होती है, जो हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, such type of reactants, such type of substances they are called as reactants. And what are these products? Products क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं which are formed as a result of the chemical reaction। जैसे कि यहाँ पे ये दो सब्सटेंसेस बन गए हैं, जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है तो ये नए दो सब्सटेंसेस जो यहाँ पे बन गए हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। अब केमिकल रिएक्शन में हमें ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे खाली रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के जो एटम्स लेफ्ट हैंड साइड से होते हैं वही एटम्स रिएक्टेंट साइड से आपको मिलेंगे। आप इस रिएक्शन में देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स आपको यहां पे मिल रहे हैं। इस साइड से आप देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स। तो इस रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो काइंड ऑफ एटम्स वो सेम है, बस खाली यहां पे क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। सो इन केस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस, और वी कैन से देयर इज क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स and making up new bonds, breaking up old bonds and making up new bonds। ये सारा किसके अंदर होता है? It all occurs in a chemical reaction। तो हमने ये याद रखा, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज होती है, और इसी प्रोसेस में हमारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। हमारे रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे रिएक्शन होती है, और प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है, कोई नया एटम एंटर नहीं होता है, कोई एटम लीव नहीं करता है, खाली इनके बीच में पुराने बॉन्ड वो ब्रेक होते हैं और इन्हीं एटम्स के बीच में नए बॉन्ड्स बनते हैं। सो एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है? उनके कैरेक्टर्स से। So we have to discuss the different characters of a chemical reaction, जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन वाकई में हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द गैस। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो है एवोल्यूशन ऑफ द गैस। आपके पास कोई सब्सटेंसेस है, आपने उन सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया, उनको रिएक्ट कराया, नए सब्सटेंसेस बन गए, केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन कैसे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? उन सब्सटेंस को मिलाने से अगर वहां से गैस इवॉल्व हो रहा है, अगर गैस वहां पे इवॉल्व होगा देन इट मीन्स दैट कि वहां पे उन सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एक एग्जांपल, अगर हम किसी बीकर के अंदर यहां पे ऐसे जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, जिंक इज अ मेटल, ऐसे अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे और इसी बीकर में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी फॉर्मूला H2SO4 है, तो यहां से आपको क्या नजर आएगा? यहां से एक गैस इवॉल्व होगा, और वो गैस कौन सा होगा? वो हाइड्रोजन का गैस होगा। कैसे पता चलेगा? अगर हम यहां पे मैच स्टिक जलाएंगे तो ये गैस ये बर्न होगा विद पॉप अप साउंड। तो ये कंफर्म हो रहा है यहां पे H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। जब गैस इवॉल्व होगा कोई सब्सटेंसेस को कंबाइन करने से, इट मीन्स दैट वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसे ये जरूरी नहीं है कि खाली हाइड्रोजन का गैस इवॉल्व होना चाहिए, कभी कभार अमोनिया का गैस इवॉल्व होता है, कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है। ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द गैस। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नंबर सेकंड, चेंज इन कलर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपने आपस में मिलाया, मिलाने से पहले एक कलर था, मिलाने के बाद कलर चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो ये भी कंफर्म यहां पे हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊंगा। हम यहां पे जैसे कि मेरे पास दो कंपाउंड्स है, बोथ कंपाउंड्स दे आर कलरलेस कंपाउंड्स, जैसे कि PbNO
NO3, दिस इज कॉल्ड एज, बेटा इसको हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं। अगर इसका हम कलर देखेंगे तो ये कलरलेस होता है। बात को समझिएगा, एक कंपाउंड था मेरे पास लेड नाइट्रेट, मैंने इसको दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया KI विच इज कॉल्ड एज पोटेशियम आयोडाइड, ये भी बेटा कलरलेस होता है। दोनों कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं। अगर इन दो कंपाउंड्स को हमने आपस में मिलाया तो यहां पे एक नया कंपाउंड बनता है PbI2, दिस इज कॉल्ड एज लेड आयोडाइड एंड इट कम्स आउट एज PPT प्रेसिपिटेट। इसका जो कलर वो येलो होता है, प्लस यहाँ पे KNO3 निकलता है जिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड आपको मिल रहा है इसका कैसा कलर होता है, इट इज येलोविश इन कलर। पहले रिएक्शन से पहले दो कंपाउंड जो आपने आपस में मिलाए उनका कलर क्या था, दे वर कलरलेस। तो दो कलरलेस कंपाउंड्स को आप आपस में मिला रहे हो, आपको नया कंपाउंड मिल रहा है, उसका कलर डिफरेंट आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है। यही तो केमिस्ट्री का जादू है। तो केमिस्ट्री का जादू आप यहां पे देखिए, दो कंपाउंड्स इन द लिक्विड स्टेट जिनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, आपने उनको मिलाया तो आपको वहां पे नया कंपाउंड मिल रहा है। किस कलर में, येलो कलर में आपको मिल रहा है। साथ में एक और कंपाउंड वहां पे बनता है जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो यहां पे भी कलर चेंज हो रहा है। जब कलर चेंज होगा तो ये कंफर्म हो रहा है यहां पे कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे इन्हीं एटम्स के बीच में, इन्हीं एटम्स के बीच में इस साइड से जो नए बॉन्ड वो बने हैं। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। यहां पे कुछ और एग्जांपल्स, साइट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट, दे चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जो पर्पल कलर होता है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, जब हम इसके साथ कौन सा कंपाउंड ऐड करते हैं, साइट्रिक एसिड, तो इसका कलर चेंज होता है। ये वाला कंपाउंड होता है KMNO4, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज पर्पल इन कलर। तो इसके साथ जब हम क्या ऐड करते हैं, क्या रिएक्ट कराते हैं, कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड, तो इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो ये भी जादू है किसका, केमिस्ट्री का। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज K2Cr2O7, इसका जो कलर वो चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इज दैट क्लियर। तो जब भी यहां पे कलर चेंज होगा, दो सब्सटेंसेस का एक कलर था उनको मिलाया तो नया कलर यहां पे अपीयर हो रहा है, इट मीन्स दैट कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कैसे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। नंबर फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ द गैस। नंबर सेकंड, चेंज इन कलर। नाउ नंबर थर्ड वो है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज होगा, आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, उनकी एक स्टेट थी पहले, आपने उनको आपस में मिलाया, आपने उनको आपस में रिएक्ट कराया। अगर वहां पे स्टेट में चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, या वो इंटरचेंज इन द स्टेटस हो रहा है, देन इट मींस दैट कि वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। हम मोमबत्ती जलाते हैं, ये कैंडल होता है हमारे पास। कैंडल ये क्या है, ये किसका बना होता है, पैराफिन वैक्स। इट इज मेड अप ऑफ द पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। अगर इसमें हम देखेंगे, ये जो पैराफिन वैक्स किस स्टेट में होता है, इट इज इन सॉलिड स्टेट। जब हम इसकी कंबशन करते हैं तो इसके साथ यहाँ पे O2 रिएक्ट होता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तो आपको CO2 मिलता है जो किस स्टेट में होता है, विच इज इन द गैसियस स्टेट, प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलता है, लिक्विड वाटर मिलता है इन द वेपर या इन द लिक्विड स्टेट। आपको यहाँ पे जो पैराफिन वैक्स था जो सॉलिड स्टेट में था, तो सॉलिड स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। तो ये भी कंफर्म यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए। नाउ इसके बाद नंबर फोर्थ वो है चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले इसको समझना है चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब या तो टेम्परेचर इंक्रीज होना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, या डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसका लिए चेंज इन टेम्परेचर। आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, रिएक्शन से पहले एक टेम्परेचर था, आपने उनको मिलाया। अगर मिलाने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी मान लेना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, जिंक ग्रैन्यूल्स, जब हम बीकर में लेते हैं, ऐसे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, तो इसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट H2SO4,
तो रिएक्शन से पहले सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का जो टेम्परेचर दैट वाज नॉर्मल, हमने इनको आपस में मिलाया। मिलाने के बाद अगर मैं इस बीकर को बाहर से टच कर रहा हूं तो आपको यहां पे लगेगा कि ये गर्म ये हो रहा है। तो यहां से एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इट मीन्स दैट यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल क्विक लाइम, यहां पे हम ऐसे लिखते हैं CaO। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2O के साथ, क्विक लाइम फॉर्मिंग सिलिकेट लाइम रिजल्टिंग इन अ राइज इन द टेम्परेचर। ये दो कंपाउंड्स जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड एज क्विक लाइम। इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, यहां पे नया एक कंपाउंड बनता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम। तो ये भी आपने याद रखना है, क्विक लाइम कॉमन नेम किसका होता है और सिलिकेट लाइम किसका कॉमन नेम है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे इन दो सब्सटेंसेस को मिलाने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहां पे एनर्जी निकल रही है, प्लस यहां पे एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकलने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में कुछ सब्सटेंसेस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उनका टेम्परेचर वो डाउन होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, NH4Cl, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन से पहले इसका एक टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है। इसको जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं BaOH2, दिस इज कॉल्ड एज बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन जब दोनों को हम आपस में मिलाते हैं यहाँ पे रिएक्शन होती है और यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या करते हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो चाहे टेम्परेचर डिक्रीज हो, दोनों केसेस में हमें आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद नंबर 5 वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट इज एक्चुअली insoluble solid substance, insoluble solid substance is called as precipitate। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया, अगर वहां पे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बन गया जिसको हम प्रेसिपिटेट के नाम से कहते हैं। और जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। गर्मियों में आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है तो व्हाइट कर्डी पार्टिकल्स उस वाटर के अंदर आपको दूर से दिखाई देते हैं। तो व्हाइट कर्डी पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस, अभी एक रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, लेड नाइट्रेट, जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, बोथ आर कलरलेस लिक्विड्स, जब दोनों को आपस में मिलाते हैं यहाँ पे PbI2 बनता है, दिस इज कॉल्ड एज लेड आयोडाइड एंड दिस कंपाउंड इट कम्स आउट टू बी एज प्रेसिपिटेट। ये यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है किस कंपाउंड में, KNO3 में, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है ऐसे रिएक्शंस हमें बताते हैं या ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक हमें बता रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद या एक और एग्जांपल यहां पे देख सकते हो आप, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहां पे बेरियम सल्फेट जो यहां पे बाहर निकलता है। सो दिस कंपाउंड कम्स आउट टू बी एज इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, जिसको हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ये किस में इनसॉल्युबल होता है, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसकी डेफिनेशन मैंने बताई, कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए। उसके बाद एक और टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, डरना नहीं है, केमिकल इक्वेशन में असल में केमिकल रिएक्शन ही होती है, लेकिन कैसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन अभी आपने बताया, जब जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वहां पे जिंक सल्फेट बनता है, प्लस वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो एक रिएक्शन यहां पे हुई है, उसी रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उस केमिकल रिएक्शन को, मैं यहां पे लिखूंगा 2 वेज है हमारे पास उस केमिकल रिएक्शन को, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के। नंबर फर्स्ट, पहले मैं उस रिएक्शन के अंदर जो सबस्टेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके मैं वर्ड्स लिखूंगा। मैं लिखूंगा जिंक, चूंकि वहां पे इन्वॉल्व हो रहा था, ये जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था,
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था, वहां पे क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट प्लस यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था, तो उसी रिएक्शन को मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट मेथड में रिप्रेजेंट किया, मगर कैसे, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सबस्टेंसेस जो कि उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, ये याद रखना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो वेज होते हैं। एक तरीका जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड से, जो उन सबस्टेंसेस के वर्ड्स होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस वक्त उस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अब अगर उसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और कंडेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सबस्टेंसेस, अब सबस्टेंसेस का वर्ड हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सबस्टेंसेस के सिंबल्स या उनके फॉर्मूलाज लिखेंगे। जैसे कि जिंक का सिंबल हम लिखते हैं Zn, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे क्या बनता है बेटा, जिंक सल्फेट की फॉर्मूला ZnSO4, प्लस यहां पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहां पे इवॉल्व हो रहा है, वो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहां पे हमने वही लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड वे टू शो अ केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कैसे, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स। ये सिंबल्स किनके होते हैं, ये उन्हीं सबस्टेंसेस के होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, या कभी कभार फार्मूलाज से, क्योंकि सबस्टेंसेस के फार्मूलाज भी होते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में आपको क्लियर ये समझ आ रहा होगा कि जिंक का यहाँ पे हमने सिंबल मेंशन किया, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे इसकी हमने फॉर्मूला मेंशन की। तो इसी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो आपने वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको पूछा जाएगा डिफाइन केमिकल इक्वेशन, तो शॉर्ट में आपने लिखना है, इट इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ द सबस्टेंसेस which are involving in the chemical reaction. It uses the symbols to represent the ingredients and results along with the number to tell us how much of each is involved. तो वही मैं आपको बता रहा था, ये symbols, ये formulas आपको यही बता रहा है कि chemical reaction के अंदर कौन कौन सा ingredient involve हो रहा है। फिर इसके बाद इसके दो टाइप से केमिकल इक्वेशन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो वो भी इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक टाइप आता है जिसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। साथ में आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो वो भी इसी सेशन के अंदर डिस्कस होने जा रहा है। सो केमिकल इक्वेशन के दो टाइप से, पहले टाइप को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं और दूसरे टाइप को हम अनबैलेंस्ड, या इसका दूसरा नाम है, इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इतना आपने याद रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड नंबर सेकंड अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड से बराबर होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहां पे केमिकल इक्वेशन दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, जिंक, ये जब रिएक्ट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, फिर यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जो सबस्टेंसेस यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इनको हम हमेशा किस साइड से लिखते हैं, दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और रिएक्टेंट्स दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन यूज करते हैं। ये वो सबस्टेंसेस है जो इस केमिकल रिएक्शन से बने हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। और केमिकल इक्वेशन में अगर आपने प्रोडक्ट्स को दिखाना होगा, दे आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मैं अभी बता रहा था व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, इट इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले।
तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बनी। अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स को केमिकल इक्वेशन में किस साइड से दिखाया जाता है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट्स को किस साइड से केमिकल इक्वेशन में दिखाया जाता है? जी हाँ, वो है राइट हैंड साइड। अब रिएक्टेंट्स एक ही होता है, कभी कभार एक से ज्यादा होते हैं। जब एक से ज्यादा होते हैं तो बीच में प्लस का साइन। क्या प्रोडक्ट एक ही होता है? ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा होंगे तो उस वक्त इनके बीच में हम कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस का साइन यूज करते हैं। अब इसमें जो दो टाइप्स में आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो उसी टॉपिक को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। आप इस केमिकल इक्वेशन को गौर से देखिए। इस केमिकल इक्वेशन में हम एक साइड पहले देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या आरएचएस देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स रिएक्टेंट साइड से होते हैं वही एटम्स प्रोडक्ट साइड से होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एटम्स के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इन एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है जो एटम्स इस साइड से होंगे वही एटम्स इस साइड से होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से कौन कौन सा एलिमेंट और किस एलिमेंट के कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड से और किसके कितने एटम्स फ्रॉम प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है। तो यहां पे हमारा जो एलिमेंट है मैं यहां पे लिखूंगा एलिमेंट्स जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन में। जिंक आपने एक साइड से देखना है, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, आप रिएक्टेंट साइड से देखिए, आप प्रोडक्ट साइड से देखिए, एक ही बात है। क्योंकि जो एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टेंट साइड से वही एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड से मिलेंगे। तो जिंक आपको मिल रहा है, आपको हाइड्रोजन एलिमेंट मिल रहा है, आपको सल्फर एलिमेंट मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन का एलिमेंट मिल रहा है। अब इन्हीं एलिमेंट्स के हम एटम्स देखेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स हिस्सा नहीं लेते हैं बल्कि एलिमेंट्स के एटम्स हिस्सा लेते हैं। Atoms are the smallest particles that take part in the chemical reaction। तो एलिमेंट्स यहां पे ये है और इन्हीं एलिमेंट्स के एटम्स हम अब देखेंगे किस साइड से कितने हैं। हमारे पास दो साइड से, तो रिएक्टेंट साइड, हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। सबसे पहला जो एलिमेंट यहां पे हम देखेंगे वो कौन होगा? दैट विल बी जिंक। आप जिंक एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड से देखिए, रिएक्टेंट साइड से आपको एक मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट साइड से एक मिल रहा है। जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड से, दोनों साइड का मतलब यहां पे क्या है? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जब बराबर होंगे तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या इसी एक एलिमेंट पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो, आपने इसमें पूरे सारे एलिमेंट्स के एटम्स पहले चेक करने हैं। इसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स फ्रॉम रिएक्टेंट साइड? ये दो, और प्रोडक्ट साइड से आप हाइड्रोजन के दो एटम्स आपको यहां पे नजर आते हैं। तो ये भी बैलेंस्ड है दोनों साइड से, ये भी बैलेंस्ड है दोनों साइड से। सल्फर इस साइड से आप देखिए, सल्फर यहां पे एक है और इस साइड से सल्फर एक है, तो यहां से भी एक और यहां से भी एक। उसके बाद ऑक्सीजन की इस साइड से 4, ऑक्सीजन की इस साइड से 4। तो ये ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड एंड फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो मसला है ना वो इसका मसला है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे पहले पता कर लेते हैं कि क्या वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड होगी तो उसका क्या करना है? क्या वैसे ही रखना है? हम मत किसी लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, वो सारा इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मैग्नीशियम। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं। मैग्नीशियम की जब हम कंबशन करते हैं, मतलब इसको जब हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। आपको इसका प्रोडक्ट भी पता होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब पहले हमने देखना है कि इज इट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम एलिमेंट्स लिखेंगे, वी विल राइट एलिमेंट्स यहां पे, और यहां से मैं लिखूंगा एटम्स। एलिमेंट कौन कौन सा इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है? नंबर फर्स्ट इट इज मैग्नीशियम और दूसरा इसमें ऑक्सीजन आता है। अब इन्हीं एलिमेंट्स के हमने एटम्स दोनों साइड से देखने, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। चलिए मुझे बताइए मैग्नीशियम के कितने एटम्स है? रिएक्टेंट साइड से 1,
प्रोडक्ट साइड से बेटा कितने हैं, वो भी 1 है। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, रिएक्टेंट साइड से 2 और इस साइड से कितने हैं, वो है 1। तो ये तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो दोनों साइड से बराबर नहीं है, एक साइड से ज्यादा एटम्स और दूसरे साइड से एटम्स कम। इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? यस ऑफ कोर्स इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड से बराबर नहीं होगी। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में 10 एलिमेंट के भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर 9 एलिमेंट्स के एटम्स दोनों साइड से बराबर होंगे, एक एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड से बराबर नहीं होंगे, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें समझ आया व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are not identical from both sides, that is from reactant side and from product side। ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये यहां पे क्वेश्चन है। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन in order to satisfy a law called as law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed। ये भी हमने देखा केमिकल रिएक्शन में, जो मास किनका होता है, रिएक्टेंट्स का। जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होता है। तो केमिकल रिएक्शन में मास ना लॉस होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक साइड से एटम्स ज्यादा दिखा रहे हो, एक साइड से एटम्स कम दिखा रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर आप मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप किसी लॉ की वायलेशन कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग द लॉ कॉल्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, आपने ये क्वेश्चन जो कभी 4 मार्क्स का आता है, कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। हो गया केमिकल इक्वेशन। इट हैज 2 टाइप्स, बैलेंस्ड। कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड से, आई मीन टू से रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों साइड से बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो फिर हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं, इसको क्यों बैलेंस करना पड़ता है? ओनली इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। वो पेज भरने की जरूरत नहीं है, बस एक सेंटेंस में आप इसका आंसर दे सकते हो। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं, सिंपल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं हमारे पास, उनको हम कैसे बैलेंस करते हैं? एक मेथड है हमारे पास, उस मेथड को हम बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। द मेथड इज कॉल्ड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कैसे हम उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। एग्जांपल इज लाइक दिस। जब आयरन रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो वहां पे ये कंपाउंड बनता है। यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली मैं उस केमिकल रिएक्शन की मैं इक्वेशन लिखूंगा। Fe जब रिएक्ट होता है किस साइड से, किसके साथ? ये जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H2O। यहाँ पे आयरन रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो ये कंपाउंड होता है Fe3O4 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस वाला होता है। तो यहां पे ऐसा कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड आपको यहां पे मिल रहा है, ये आपके पास था, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। तो ये एक सिंपल केमिकल इक्वेशन जो ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। तो इसी एग्जांपल को आप अच्छे से समझेगा, आपको बाकी जो केमिकल इक्वेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे उन सबको आपको ये बैलेंस करना आएगा बाय दिस मेथड विच इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स आपको यहां पे बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मैं पहले आयरन एलिमेंट के एटम्स इस साइड से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा, इस साइड से 1 है, इस साइड से आपको 3 नजर आ रहे। अब बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, पूरी केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस करना है ना, क्यों? क्योंकि हमने एक लॉ को सेटिस्फाई करना है। कौन सा लॉ? मैंने अभी बताया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। हमने जितने एटम्स इस साइड से उतने ही एटम्स इस साइड से रखने हैं। कैसे करेंगे? वही तो हमने पढ़ना है ना, किस रूल से, किस लॉ से। उस रूल को हम हिट एंड ट्रायल मेथड का रूल कहते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन दी होगी
सेंटेंस की फॉर्म में वर्ड इक्वेशन बनाइए, वर्ड इक्वेशन से आप सीधे इसको किस में बनाइएगा, केमिकल इक्वेशन में। तो कंडेंस कीजिए, कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद सर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपने इनको बॉक्सेस के अंदर रखना है। जैसे मैंने ऐसे आयरन को बॉक्स के अंदर रखा, मैंने वाटर को बॉक्स के अंदर रखा, मैंने इस आयरन ऑक्साइड को बॉक्स के अंदर रखा, मैंने इस हाइड्रोजन को बॉक्स के अंदर रखा। तो ऐसे आपने करना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे सर, हाँ इसके बाद चूंकि आपको यहाँ पे 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉक्सेस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। हम इनमें से वो वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द बॉक्स, आपने बैलेंसिंग करनी है, दोनों साइड से आपने एटम्स को बराबर रखना है। अब क्या करेंगे, हमने उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है जिस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब किस बॉक्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है ये आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इस बॉक्स के अंदर, पहले बॉक्स के अंदर एक ही एटम इसका आयरन का प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? दूसरा बॉक्स, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो टोटल इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। इसके बाद जो तीसरा बॉक्स है, इसमें आयरन के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो यहां पे इसमें टोटल कितने एटम्स है, इसमें टोटल 7 एटम्स है। वो यहां पे हम लिखेंगे 7 एटम्स है। इसमें 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे, आप कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, वी विल सिलेक्ट दिस बॉक्स बिकॉज दिस बॉक्स कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसके अंदर 7 एटम्स है। ठीक है, इसको नहीं सिलेक्ट करना है, इसको नहीं सिलेक्ट करना है, इसको नहीं सिलेक्ट करना है, हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब इस बॉक्स के अंदर भी 2 क्या प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, 2 टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट है। 2 ही एटम्स नहीं है, इसमें 7 एटम्स है, लेकिन 2 एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है, आयरन और ऑक्सीजन के। आप किस एलिमेंट के एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, यस जिस एलिमेंट के एटम्स ज्यादा होंगे। यहाँ पे आयरन के 3 है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे बैलेंस करते हैं, हम नंबर बॉक्स के आगे नंबर लगाते हैं, उस नंबर को हम स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं बेटा। 1 2 3 आपने कोशिश करती रहनी है, तब तक वो नंबर्स डालने, आपने इन बॉक्सेस के आगे वो नंबर्स डालने, तब तक जब तक ना दोनों साइड से ये एटम का नंबर बराबर हो जाए। उसी को हम हिट, उठाओ फेंको, तब तक आपने उठाने फेंकने, क्या उठाने फेंकने, यही नंबर्स फेंकने इन बॉक्सेस के आगे, सो दैट जो ये एटम्स है दोनों साइड से बराबर आ जाए। तो उसी मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यही आपके सिलेबस में है, सिंपल मेथड है। तो आपको वहां पे ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, ऐसे इसको बैलेंस कीजिए, तो वही नंबर्स आपने आगे लगाने हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्सरसाइज आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9 10, वहां तक वो सारे क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन दिस बैलेंसिंग हिट। उन सारे केमिकल इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना है बाय दिस मेथड। कोई केमिकल वहां पे रिएक्शन वो स्टेटमेंट की फॉर्म में सबसे पहले आपने वर्ड इक्वेशन में लिखना है, फिर केमिकल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बेटा कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। बताओ इसको क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट ये भी 4 बन जाए। हाँ सिंपल है ना। तो यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये किसके बराबर बन जाए, ये 4 के बराबर बन जाए। ये 4 आपने बॉक्स के बाहर रखना है, न कि यहाँ पे रखना है। O4 यहाँ पे नहीं लगाना है, 4 के नीचे नहीं लगाना है, तो ये पूरी केमिकल इक्वेशन गलत मानी जाएगी। ये जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो आपने आगे लगाना है, तो 4 आपने आगे लगाया। अब ये जो 4 आपने बॉक्स के बाहर रखा है, जो बॉक्स के अंदर ये सब का मल्टीप्लाई, अब ये हाइड्रोजन का भी मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन का भी मल्टीप्लाई। ऐसे ये मल्टीप्लाई करने से आपके ऑक्सीजन इस साइड से 4 बने और आपके यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बनी। मगर इससे मसला ये हुआ, जो हमारे हाइड्रोजन थे यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे। अब 4 लगाने से 4 × 2 कितने हो गए, 8। इस साइड से हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 ही है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये 4 8 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 क्या होता है, ये 8 होता है। तो 8 इस साइड से बराबर आ गए, ऑक्सीजन के 4 इस साइड से, ऑक्सीजन की इस साइड से 4 आ गए। अब रही बात किसकी, आयरन की। इस साइड से 3 है तो इस साइड से 1 ही है, तो यहाँ पे आगे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक कीजिएगा, आयरन के 3, आयरन के 3,
हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स दोनों साइड से वो क्या हो गए, कैसे आपने इन सिंपली इन नंबर्स को आगे मल्टीप्लाई किया, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इन्हीं नंबर से आपने ट्राई करनी है तब तक जब तक ना कोई केमिकल इक्वेशन, सिंपल केमिकल इक्वेशन, दिस मेथड वर्क्स ओनली फॉर सिंपल केमिकल इक्वेशन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, वो आपने आगे जाके पढ़ना है। फिलहाल क्लास 10 में आपने यही वाला रूल याद रखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इन्हीं नंबर से आपने ट्राई करना है, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से, तब तक जब तक ना दोनों साइड्स की केमिकल, जो दोनों साइड्स की जो एटम्स वो बराबर आ जाए। तो मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ये सारा इसी के रिलेटेड है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। बहुत सारे टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के। इसमें पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होते हैं मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, what are single displacement reactions, what are double displacement reactions, what are redox reactions। तो ये सारा डिस्कस अभी करेंगे। what are redox reactions, ये 5 टाइप्स हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ने हैं। तो अगर मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, एक इसमें वही है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। वो पहला टॉपिक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और दूसरा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें आपके एग्जाम में ज्यादा ये 2 पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये जल्दी मैं आपको इसका रिवाइज कराऊंगा क्या होते हैं कॉम्बिनेशन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फिलहाल हम याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की कितने टाइप्स है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए इसके बाद व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे रिएक्शंस जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके आपको सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ऐसे रिएक्शंस जहां पे जो आपके रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा होंगे, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जनरली दिखाना होगा, कैसे दिखाओगे, मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन थी, उसमें सब्सटेंस ए इन्वॉल्व हो रहा है। 1 सेकंड किसी नए कलर से लिखते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा मेरे पास एक कंपाउंड जिसका नाम ए था, मैंने इसको रिएक्ट किया बी के साथ, यहां पे रिएक्शन हुई मगर प्रोडक्ट मुझे एक ही मिल रहा है, वो मुझे यहां पे सी मिल रहा है। क्लियर। या मेरे पास 3 सब्सटेंसेस थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है डी। जनरली ऐसे रिएक्शंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर होंगे और आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे दोनों रिएक्शंस में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो 2 or more substances combine to form a new more complex substance। सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, द सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक सिंपल से एग्जांपल, जब हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते, 2 सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपको दे रहे हैं। व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें दे सकते हैं। CaO, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड। अभी इसकी बात हमने की, जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, शाबाश प्रिडिक्ट कीजिए प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CaOH2। मैंने अभी इसका कॉमन नेम बताया, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज, वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम कॉमनली क्विक लाइम कहते हैं। ये 2 आपने याद रखने किसी भी सूरत में। दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम एंड दिस वन इज कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम। ये आप नोट कीजिएगा, सिलिकेट लाइम एंड क्विक लाइम। आप इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कीजिए कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके आपको सिंगल, ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, यहाँ पे कितने सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, 3। तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिल रहा है PbNO3, दिस इज कॉल्ड एज लेड नाइट्रेट। प्रोडक्ट आपको एक ही मिल रहा है।
रिएक्टेंट्स कितने हैं? 3। मैंने अभी बताया ऐसी रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। इसके बाद नंबर 2 दूसरा टाइप केमिकल रिएक्शंस का, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल, ये और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज टोटली अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वहां पे आपने 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिलते हुए देखा और वहां पे प्रोडक्ट आपको एक ही मिला। यहां पे क्या होता होगा? यहां पे सब्सटेंस आपके पास एक ही होता है, वही सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जब एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है स्प्लिट होना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। यहां पे क्या ब्रेक हो रहा है? सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है। अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस ए, सिंगल सब्सटेंस, आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी, या आप इसके ऊपर सनलाइट डाल रहे हो। तो सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी या हीट डालने से ये जो सिंगल सब्सटेंस आपका था ये ब्रेक होगा इनटू B+C। सिंगल सब्सटेंस से आपको 2 या 2 से ज्यादा, कभी कभार आपके पास सब्सटेंस ए होता है, आप इसके ऊपर यही कंपोनेंट्स डाल रहे हो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, तो ये सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होते हैं इनटू B+C+D। ऐसी रिएक्शंस जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा, स्प्लिट होता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग हीट, electricity or sunlight. This type of chemical reaction is called as decomposition reactions. तो यहां पे आपने एनर्जी देनी पड़ती है, either in the form of the heat, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। ऐसे रिएक्शंस जहां पे हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। सो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। व्हाई सो? बिकॉज ऐसी रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। मेरे पास एक सिंपल सा कंपाउंड है CaCO3, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, सिंगल सब्सटेंस है। तो इसके ऊपर जब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जब मैं इस कंपाउंड को हीट देता हूं, तो ये सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो 2 सिंपलर सब्सटेंस आपको यहां पे मिल रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब आपने अभी बताया किस वजह से एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है, हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या सनलाइट की वजह से। अब किस वजह से एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है? हीट से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है कि सनलाइट से हो रहा है? ऑन दैट बेसिस आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, व्हाट आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? जब डिकम्पोजिशन, जैसे यहां पे इस कंपाउंड में डिकम्पोजिशन किस वजह से हो रही है? हीट की वजह से हो रही है, तो इसको हम डिकम्पोजिशन कहेंगे, लेकिन नाम क्या देंगे? नाम देंगे थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, तो इस डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सब्सटेंस। जब जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? जब हम इसमें पास करेंगे किसको? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है इनटू Na+Cl2। डिकम्पोजिशन हो रही है, मगर डिकम्पोजिशन किस वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। इस डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एंड लिसिस का मतलब होता है स्प्लिट होना। तो एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, उस डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होती है तो उस डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। लाइकवाइज अगर कोई सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड एज, तो इसमें तीसरा टाइप जो आता है उसको हम बेटा फोटोलिसिस कहते हैं। वही यहां पे हमने लिखा जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, देयर आर 3 टाइप्स। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट की वजह से, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, गुड। इसके बाद फोटोलिसिस जो सनलाइट की वजह से होती है। तो ये याद रखना जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, थर्मल
उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। हो गए दो टाइप्स, कॉम्बिनेशन और उसके बाद डिकम्पोजिशन। इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देते हैं, इसको हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। व्हाट आर दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमें तब समझ आते हैं जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होता है ना। व्हाट इज दिस रिएक्टिविटी सीरीज? हम यहाँ पे एक सीरीज बनाते हैं एलिमेंट्स की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, अपनी अपनी सीरीज बनाते हैं। जैसे कि मैं मेटल्स की एक सीरीज बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा KNaCAMgAlZn, यहां पे मैं लिखूंगा H, फिर इसके बाद लिखूंगा मैं Cu, मैं लिखूंगा Ag, मैं लिखूंगा Hg, मैं लिखूंगा Au, मैं लिखूंगा यहां पे Pt। मैंने एक सीरीज बनाई। ये सारे जो इस सीरीज के अंदर ये क्या है? ये सारे मेटल्स है, मगर मैंने मेटल्स को कैसे यहां पे रखा इस सीरीज के अंदर? ऊपर मैंने उस मेटल को रखा विच इज हाईली रिएक्टिव। अगर इसको मैं देखूंगा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब नीचे में जब जा रहा हूं तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। अब नीचे जब जाएंगे हम प्लेटिनम को देखेंगे, ये सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर जो मेटल्स होंगे दे विल बी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स, और जो बीच में होंगे दे विल बी कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। इनको हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक सीरीज बनाई मेटल्स की, जिसमें मैंने उस मेटल को सबसे ऊपर रखा जो हाईली रिएक्टिव होता है, फिर उसके नीचे उन मेटल्स को रखा जिनकी जो रिएक्टिविटी कम होती है। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, उसके बाद हमें समझ आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्टिविटी सीरीज मैंने मेटल्स की बनाई। सिमिलरली जो एक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल्स की भी अपनी एक्टिविटी सीरीज होती है, वहां पे भी हम उस नॉन मेटल को सबसे ऊपर रखते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हम एक सीरीज बनाते हैं नॉन मेटल्स की भी, बट ऑन द बेस ऑफ द रिएक्टिविटी। द सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टिविटी सीरीज। ये आपको समझ आएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस समझ आएंगे ना। व्हाट आर दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जहां पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस करता है, किसको बाहर निकालता है? लेस रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से नया कंपाउंड बनता है, और लेस रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव नॉन मेटल कंपाउंड से बाहर निकलता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है ना। तो यहाँ पे इसको हम जनरली आपको आपके लिए दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास एक कंपाउंड है, योर कंपाउंड लाइक दिस, AB इज ए कंपाउंड। बात को समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमने डिस्कस करना है, हमने डिफाइन करना है व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझाने के लिए आपने एक कंपाउंड लेना है। मैंने एक कंपाउंड लिया, आयनिक कंपाउंड है, इसमें एक मेटेलिक पार्ट है और दूसरा नॉन मेटेलिक पार्ट है। से फॉर एग्जांपल दिस A इज मेटेलिक पार्ट एंड दिस B इज नॉन मेटेलिक पार्ट। कंसंट्रेट यहां पे अपने आप को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो AB इज ए कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इसमें मेटेलिक पार्ट, इसमें नॉन मेटेलिक पार्ट। हम इसी कंपाउंड में एक और मेटल ऐड कर रहे हैं। मैं यहां पे लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखेंगे C। अब जो C आप इसमें ऐड कर रहे हो, आप इसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, C इज ए मेटल, कंपाउंड में डाल रहे हो, इस कंपाउंड में एक मेटेलिक पार्ट और दूसरा नॉन मेटेलिक पार्ट। अगर ये C ज्यादा रिएक्टिव होगा देन दिस A, क्योंकि ये दो मेटल्स अब एक दूसरे के साथ इनका सामना हो रहा है, अगर ये मेटल इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस करेगा इसके कंपाउंड से। ये किस कंपाउंड को यहाँ पे बनाएगा? यहाँ पे बनेगा A के बजाय अब क्या आएगा? A के बदले अब आएगा C, यहाँ पे B अपनी जगह पे। बाहर क्या हुआ? बाहर किसको निकाला? A को। मगर कंडीशन क्या है? ये A कब बाहर निकलेगा? जब A लेस रिएक्टिव होगा देन दिस C। ऐसे आपको ये ऐसे भी समझ नहीं आया होगा। चले हम सीधे एक कंपाउंड लेते हैं। हम यहाँ पे लेंगे CuSO4। मैं यहाँ पे लूंगा CuSO4, कॉपर सल्फेट। एक आयनिक कंपाउंड है, ये इसका कैटायन है और ये इसका एनायन है। दिस इज मेटेलिक पार्ट एंड दिस इज नॉन मेटेलिक पार्ट। अब हमें क्या करना है? इस कंपाउंड में हमने एक और मेटल ऐड करना है। मैंने यहाँ पे इसके साथ आयरन ऐड किया। जैसे हम वो सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम जो आयरन नेल वो डालते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है? ये आयरन मेटल है और ये कॉपर भी मेटल है। आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, ये आपका कॉपर है, ये आपका आयरन है। मैंने आयरन कहीं पे
दिखाया नहीं है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक। मान लीजिए आयरन यहाँ पे आयरन है, दिस इज आवर आयरन। अब आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है और जो कॉपर ये हाइड्रोजन के नीचे है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज दिस विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब हम नीचे जाते हैं जो रिएक्टिविटी वो डिक्रीज होती है, तो ये कम रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आयरन ये किसको डिस्प्लेस करेगा? ये इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इसके कंपाउंड से। जब इसको डिस्प्लेस करेगा इसके कंपाउंड से, यहाँ पे Fe किसकी जगह ले रहा है? कॉपर की जगह ले रहा है, तो ये आएगा ए से, यहाँ पे ये अपनी जगह पे रहेगा SO4, ए से हम लिखेंगे SO4। बाहर किसको निकाला? बाहर निकाला Cu को। तो ऐसी रिएक्शंस को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो सिंपल रिएक्शन से मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट, यही कंपाउंड लेंगे, ये इसमें मेटेलिक पार्ट, ये इसमें नॉन मेटेलिक पार्ट, इसके साथ हम Mg ऐड कर रहे हैं, मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर नीचे, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। जब इसको डिस्प्लेस करेगा कंपाउंड बनेगा MgSO4 प्लस, यहाँ पे डिस्प्लेस किसको किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स भी क्या करते हैं, अगर हम कोई कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में मेटेलिक नॉन मेटेलिक पार्ट, उसमें नॉन मेटल ऐड करेंगे, अगर वो नॉन मेटल उस कंपाउंड के नॉन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो नॉन मेटल उस नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से, नया कंपाउंड बनता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, आपने मुझे बताना है क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस CuSO4, मैं प्लस लिखूंगा यहाँ पे Pt, क्या यहाँ पे बनेगा PtSO4? क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। व्हाई सो? बिकॉज दिस प्लेटिनम इज लेस रिएक्टिव देन दिस कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए ना, प्लेटिनम सबसे नीचे है, कॉपर ऊपर है, इसका मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है देन द प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इस कॉपर को कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा? जब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे इन पॉइंट्स का ख्याल रखें, कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे नहीं होगी। तो इसके लिए आपने रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद करनी होगी। चलिए, हो गए हमारे डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जब एसिड्स के साथ हम मेटल्स ऐड करते हैं, एक और एग्जांपल इसमें डिस्प्लेसमेंट में आपको बताऊंगा। H2SO4 ये हमारे पास एसिड है, इसके साथ मैं अगर ऐड कर रहा हूं कोई मेटल, एक्टिव मेटल सोडियम, तो ये सोडियम भी क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि दिस सोडियम इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज। यहां पे बनेगा बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ पे बाहर निकलेगा H2 गैस। आपने देखा होगा जब भी एसिड्स में हम क्या ऐड करते हैं, कोई एक्टिव मेटल ऐड करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आता है? वो वहां पे पैदा होता है ना, लेकिन कैसे पैदा होता है? क्योंकि वहां पे उस हर एक एसिड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। उस हाइड्रोजन एटम को एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं। तो वो भी एग्जांपल है किसकी? डिस्प्लेसमेंट। जल्दी जल्दी आप इसमें एक दो टॉपिक्स रहे बस, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? तो ये भी मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो कंपाउंड्स लेते हैं, दो आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना, दो आयनिक कंपाउंड्स उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी के साथ एक मिक्सचर बनाते हैं। ये मैंने AB एक कंपाउंड लिया, एक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जो किस सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में। इसमें A कैटायन, B एनाइन। इसको मैंने दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, CD के साथ रिएक्ट किया, दिस इज कैटायन, दिस इज एनाइन। ये भी मैंने एक्वस सॉल्यूशन में लिया, दो आयनिक कंपाउंड्स में। अभी इसकी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। AB एक आयनिक कंपाउंड, ये इसका कैटायन, ये इसका एनाइन। दूसरा आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में, ये इसका कैटायन, ये इसका एनाइन। यहाँ पे क्या होता है, जब दो आयनिक कंपाउंड्स उनके एक्वस सॉल्यूशन में जब उनको आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद ये क्या करते हैं? व्हाट दे विल डू, दे विल एक्सचेंज देयर आयंस। ये अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू सबस्टेंसेस, नए दो सबस्टेंसेस बनते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर से बता रहा हूं, दो कंपाउंड्स, दो आयनिक कंपाउंड्स उनके एक्वस सॉल्यूशन में जब उनको आपस में रिएक्ट किया जाता है, वो अपने आयंस, वो अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद वो नए दो सबस्टेंसेस बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। यहां पे दो आयनिक कंपाउंड्स उनके एक्वस सॉल्यूशन में
मिलाने के बाद ये अपने आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करेंगे, नए दो सबस्टेंसेस बनाएंगे। ए के साथ वहां पे क्या प्रेजेंट है, बी। अब ए के साथ क्या प्रेजेंट होगा यहां पे, इसका डी, ए डी, प्लस यहां पे सी के साथ डी था, अब सी के साथ क्या आएगा, सी बी या बी सी हम यहां पे लिखेंगे। नए दो कंपाउंड्स बन गए, दो कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स, उनके एक्वस सॉल्यूशन में ये अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करते हैं। इन्होंने अपने रेडिकल्स, यहाँ पे ए के साथ बी था, अब ए के साथ डी आएगा, यहाँ पे सी के साथ डी था, या यहाँ पे बी के साथ ए था, अब बी के साथ सी आएगा। नए दो कंपाउंड्स बन गए। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Positive ions in two ionic compounds exchange it takes place, exchange of the positive as well as negative। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये स्टेटमेंट आप यहां पे काटिएगा, आप बस ये याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शंस, दोस टाइप ऑफ द रिएक्शंस इन व्हिच टू कंपाउंड्स, टू आयनिक कंपाउंड्स इन देयर एक्वा सॉल्यूशन combine with each other, they exchange their radicals to form two new compounds. The type of the reactions are called as double displacement reactions। यहां पे एक एग्जांपल हमने लिखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ACl। अगर इसमें हम देखेंगे ये कैटायन, ये एनाइन, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनाइनिक पार्ट, ये क्या करेंगे, अब Na के साथ यहां से OH है, Na के साथ अब Cl आएगा, यहां का ये एनाइन आएगा। तो इन्होंने अपने आयन्स को एक्सचेंज किया है, यहां से OH और यहां से इसके साथ H प्लस OH वो बनाता है H2O, नए दो कंपाउंड्स बनते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब याद रखना है, अगर जो दो कंपाउंड्स यहां पे बनते हैं, अगर दो कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड बाहर निकल रहा है एज पीपीटी, मैंने अभी बताया पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। अगर इन दो कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, देन दिस टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये कब ये नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब दो कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड जो हम यूजुअली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए से डाउनवर्ड एरो होगा तो इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बाहर निकला है, insoluble solid substance in this compound, then this type of double displacement reaction is called as, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर दोनों कंपाउंड्स क्या बनेंगे, एक साल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है, जैसे कि जब हम एसिड्स और बेसिस को, यहां पे आप देखिए दिस इज बेस, दिस इज एसिड, एसिड और बेस को हम आपस में मिलाते हैं, दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक बनता है साल्ट और दूसरा बनता है वाटर, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज neutralization reactions. So neutralization reactions and precipitation reactions both are the examples of double displacement reactions। दोनों में क्या होता है, दो कंपाउंड्स अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं, नए दो कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर दो में से एक insoluble solid होगा then reaction will be called as precipitation। अगर दोनों न्यूट्रल होंगे, जैसे इनके साथ एसिड प्लस बेसिस, वहां पे साल्ट प्लस वाटर बनता है, then it is called as neutralization reactions। अब इसके अंदर एक और टाइप आता है, इनके साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने बताया such type of the reactions which are accompanied by the absorption of the energy। ऐसे रिएक्शंस जहां पे आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल लिखनी होगी, आप वो लिखिएगा ना, सारे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो क्या होते हैं, दे ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की आपने डिकम्पोजिशन करनी है, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जिंक कार्बोनेट की हमने डिकम्पोजिशन करनी है, मैं इसको हीट दूंगा, मतलब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो वहां पे क्या निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भी डिकम्पोजिशन हो रही है, एनर्जी दी आपने। ऐसी रिएक्शन जहां पे आपने एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद एक्सोथर्मिक भी आपको पता है, जिंक ग्रेन्यूल्स मैंने आपको बताया, या कार्बन, जब हम जो हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, जब हम उनकी कंबशन करते हैं, कंबशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, आपको वहां पे हीट निकलती है, वहां पे हमें हीट मिलती है। जब हीट इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब एनर्जी इवॉल्व होगी तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताई, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तो जब हम उसका जो बाहर वाला सरफेस जब हम उसको टच करते हैं तो वो गर्म होता है, हीट इवॉल्व होती है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस, इसमें दो कंसेप्ट्स बेटा आते हैं, एक को हम क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं और दूसरे को हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। अब हमने कौन सा कंसेप्ट याद रखना है क्लास 10th में, आपने बस क्लासिकल कंसेप्ट याद रखना है। व्हाट इज दिस क्लासिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग रेडॉक्स रिएक्शंस? अगर हम इसमें ये देखेंगे, ये रेडॉक्स टर्म को देखेंगे, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स
ऐसे में इसको यहां पे डिवाइड करूंगा रेड में एंड ऑक्स में। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ वो दोनों रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अब ये रिडक्शन हमने समझना है, हमने ऑक्सीडेशन समझना है, मगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है, टू कंसेप्ट्स, एक हायर कंसेप्ट, दूसरा लोअर कंसेप्ट। हायर कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और जो लोअर कंसेप्ट जिसको हम क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं। तो आपके सिलेबस में क्लासिकल कंसेप्ट है, हम उसी को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे उसी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस क्लासिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? इट इज बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ oxygen and hydrogen from a compound. That concept is called as oxidation. अब ऑक्सीडेशन क्या होती है? कब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुई है? अगर किसी कंपाउंड, किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, समझिएगा इंपॉर्टेंट टर्म, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। What is this reduction? It is the addition of hydrogen or removal of oxygen. अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। कंफ्यूज मत हो रहे हो बेटा, कंफ्यूजन मत हो रहा है, फिर से बता रहा हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट? इट इज एडिशन। किसकी एडिशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है एक साथ, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा। आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यू हैव एन एग्जाम्पल लाइक दिस CuO। ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसको मैं रिएक्ट करूंगा H2 के साथ। समझिएगा ये अच्छा टॉपिक है। CuO प्लस H2, यहां पे रिएक्शन होती है, आपको यहां पे मिलता है Cu प्लस आपको यहां पे मिलता है H2O। ये यहां पे रिएक्शन हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसी से आपको समझाएंगे क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है, किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है, कौन यहाँ पे एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन यहाँ पे एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारा मैं इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे किसको? कॉपर ऑक्साइड को। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड को देखिए, यहाँ से आप कॉपर को देखिए, बताओ क्या हुआ है? इज इट रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? यस, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको हम रिडक्शन कहते हैं, ये याद रखिएगा। रिडक्शन इज या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इस साइड से आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जब एडिशन होगी किसकी? ऑक्सीजन की, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें हमने देखना है कि रिडक्शन तो यहाँ पे इसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसकी हो रही है? इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इसी के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये अब याद रखना, जिसकी रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन यहां पे इसकी हुई है क्योंकि इसी से ऑक्सीजन बाहर निकला है, वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है। बात समझ आ रही है? ये कॉपर ऑक्साइड, यहां पे इनमें से कौन ऑक्सीजन देता है? इज इट कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और वाटर? इट इज कॉपर ऑक्साइड विच गिव्स ऑक्सीजन। द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, खुद इसकी क्या हो रही है? खुद इसकी रिडक्शन हो रही है, जो ऑक्सीजन देता है, लेकिन एक्ट क्या कर रहा है? इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का चक्कर क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट वो सबस्टेंस होता है जो किसी से ऑक्सीजन निकालता है। आप मुझे बताइए, अगर ये नहीं होता तो ये इसमें से ऑक्सीजन कहां निकलता? ये निकाल के देता है, असल में ये निकालता है। जो सब्सटेंस निकालेगा ऑक्सीजन को, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे कौन एक्ट करता है? जिसकी ऑक्सीडेशन होती है।
क्लियर 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 क्लियर, सर के ऊपर से मत जा रहा है। इज दैट क्लियर? फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसमें रिमूवल हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का। इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। अब जिसकी रिडक्शन वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसी से ऑक्सीजन निकलेगा, वही ऑक्सीजन देगा। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वही ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो यहां पे आपने इस केमिकल रिएक्शन में आपने बताना है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने लिखना है ऑक्सीडेशन CuO की हो रही है, सॉरी इट इज H2 जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसी को ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। रिडक्शन तो इसकी हो रही है CuO की हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यहाँ पे एक्ट कर रहा है जिसकी रिडक्शन, वो तो CuO ही है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी ऑक्सीडेशन वो इसकी हो रही है, तो यहाँ पे H2 एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आप याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। उसमें आपने ये वाली टर्म याद रखनी, OILRIG, ऑयल रिग। O का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। RIG रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन इज गेन तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये आपने आगे जाके पढ़ना है, आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई केमिकल इक्वेशन दी होगी उसमें आप बताइए ऑक्सीडेशन जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, आप बताइए इसमें रिडक्शन किसकी हो रही है, किस सब्सटेंस की हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। कौन एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने बताया जिसकी रिडक्शन होती है। कौन एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस और वी कैन से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हम कौन से इफेक्ट्स हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। इसमें दो इफेक्ट्स आते हैं जो आपके सिलेबस में है। एक आता है करोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा आता है रेंसिडिटी ऑफ द फूड। करोजन मेटल्स की होती है, रेंसिडिटी फूड की होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करोजन ऑफ द मेटल्स। ये टॉपिक आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर के अंदर भी यही पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो यही पे पढ़ेंगे। What is corrosion of metals? It is gradual deterioration of the materials, mainly metals. ये क्या होता है? Metals धीरे 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 खत्म होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा 5-10 साल पहले हमने कोई आयरन की रॉड लाई थी, वो बाहर पड़ी है। 10 साल के बाद में देखता हूं कि वो वैसी नहीं है, वो अब पतली हो गई है। कुछ तो हुआ है ना उस आयरन रॉड को, क्या हुआ है? एक एक लेयर ऊपर उठती है, एक एक लेयर हर साल ऊपर उठती है। तो ग्रेजुअली जो हमारा मेटल वो खत्म होता है, उसी प्रोसेस को हम करोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। अब किस मेटल की ज्यादा करोजन होती है? आयरन की भी करोजन होती है। क्या खाली आयरन की करोजन होती है? नहीं, या जो कापर जिसको हम तांबा कहते हैं उसकी भी करोजन होती है। अच्छा, जो चांदी होती है, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी करोजन होती है। हर एक मेटल की करोजन होती है। अब कोई मेटल ज्यादा करोड होता है, कोई लेस, उसमें स्लो प्रोसेस होती है। Is that clear? तो करोजन क्या होता है? It is simply the gradual deterioration of materials, mainly metals. It involves the oxidation reaction with the environment. इससे क्या होता है? जो करोजन होती है किस वजह से होती है? It occurs due to this reaction called as oxidation reaction. मैं आपको इसमें एग्जांपल बताऊंगा। चांदी हमने लाई जिसका जो सिंबल Hg है, बहुत अच्छे कलर का होता है। जब हम इसको नया लाते हैं, आपने इसको बाहर रखा, आपके पास बहुत ज़्यादा चांदी थी, आपने इसको बाहर रखा, आपने इसको एक्सपोज टू द एयर रखा, तो एयर के अंदर ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है H2S कभी कभार, तो जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है, यहाँ पे बनता है Ag2S, दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर सल्फाइड। ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। आपने देखा होगा जो चांदी के जो मटेरियल्स होते हैं उनको जब हम बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर वो ब्लैक कलर की कोटिंग जैसी चढ़ती है। वो ब्लैक कलर की कोटिंग असल में होती क्या है? वो ये होता है, प्लस यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलता है। वो असल में यही होता है सिल्वर सल्फाइड। ब्लैक कलर की कोटिंग ये नरम होती है, ऊपर उठेगी, उसकी नई जो उसके अंदर वाली लेयर फिर से एक्सपोज होगी टू दिस कंपाउंड, फिर से ये कंपाउंड बनेगा। ये वाली लेयर भी क्योंकि नरम होती है, ऊपर उठेगी। ऐसी अगर ये प्रोसेस चलती रही, एक वक्त ऐसा आएगा जो हमारी चांदी का जो मटेरियल होगा, जो चांदी का जो चीज होगा, ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं, ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स का धीरे धीरे खत्म होना बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर
by the action of this hydrogen sulfide या other components which are present in the environment, which are present in the air. The process is called as corrosion. Similarly हमारे पास Cu होता है, कॉपर, तांबा, हाँ इसको अगर हम बाहर रखेंगे एक्सपोज टू द एयर, बाहर आपको ये भी मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, बाहर आपको O2 भी मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, बाहर आपको H2O भी मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ये तीनों कंपोनेंट्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? ये तीनों कंपोनेंट्स एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीनों कंपोनेंट्स किसके साथ रिएक्ट होंगे? इस कॉपर के साथ रिएक्ट होंगे। इसका आपको पता है कैसा कलर होता है? गोल्डन ब्राउन कलर होता है, हार्ड होता है। लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट होता है, यहां पे बनता है CuCO3 डॉट CuOH2। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। ये फ्लैकी होता है, नरम होता है, ऊपर उठेगा, फिर से ये तीन कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट होंगे, फिर से ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, ऊपर उठेगा। प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंपोनेंट्स इसके कांटेक्ट में है। एक वक्त ऐसा आएगा जो हमारा कॉपर, जो तांबे का जो बर्तन होगा, ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। प्रोसेस को क्या कहेंगे? करोजन कहेंगे। लेकिन जो हम अपनी लाइफ में ज्यादा मेटल यूज करते हैं, व्हाट इज दैट? वो है आयरन। और आयरन के लिए एक स्पेशल टर्म दी गई है। जब आयरन की करोजन होती है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। ये याद रखिएगा, रस्टिंग बाकी मेटल्स के लिए यूज नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन अपनी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब आयरन की कैसे करोजन होती है? अगर हमने आयरन लाया, ग्रे इन कलर होता है, इसको हमने बाहर रखा, बाहर इसका सामना इसके साथ होगा, ये प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ द मॉइस्चर, इन द फॉर्म ऑफ द रेन, किसी भी फॉर्म में वाटर हो सकता है। बाहर ये भी प्रेजेंट होता है, O2 प्रेजेंट होता है। ये दो कंपोनेंट्स इसके साथ जब रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे बनता है Fe2। ये यहाँ पे X टाइम्स वाटर, डिपेंड कर रहा है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा Fe2O3 X टाइम्स H2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इज रस्ट। ये याद रखनी है, ये केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, नीचे 2-4 ऑप्शंस, तो सही ऑप्शन आपकी ये होगी Fe2 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं। इट इज Fe2O3 डॉट X टाइम्स H2O। दिस कंपाउंड इज ब्राउन फ्लेकी, पोरस होती है। जंग आपने देखा होगा, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जो जंग लगा होता है बहुत नरम होता है। आप उसको हाथ में ऐसे पकड़ो, प्रेस कीजिए, प्रेशर अप्लाई कीजिए, ऊपर उठती है वो लेयर। फिर से आयरन की जो लेयर इनके साथ कांटेक्ट में आएगी, फिर से वो लेयर ऐसे वक्त जब गुजरेगा, एक एक लेयर उठती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा, आपने इतनी मोटी की जो आयरन रॉड लाई थी, 10 साल 20 साल 100 साल बाद जब हम उसी रॉड को देखते हैं, वो बहुत पतली होती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? द प्रोसेस इज कॉल्ड इज करोजन ऑफ मेटल्स। कॉमन एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन और स्टील। यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स, ये भी मैंने आपको बताया, मॉइस्चर, एयर या जो पोल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मेथड्स, वो मेथड्स जिनसे हम आयरन को बचाते हैं फ्रॉम करोजन। कौन से मेथड से हम आयरन को बचाते हैं फ्रॉम करोजन प्रोसेस? इसमें पहला मेथड आता है, वो मेथड आप याद रखिएगा। प्रोटेक्टिव मेजर्स इंक्लूड कोटिंग्स एंड करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स। यहाँ पे हम या तो ऑयलिंग करते हैं, या ग्रीजिंग करते हैं, या पेंटिंग करते हैं। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग करने का मतलब क्या होता है? क्या हम उसको आयरन आर्टिकल्स को खूबसूरत बनाने के लिए वो पेंट करते हैं? नहीं, असल में एक तो उसको ये डेकोरेटिव बनाता है, साथ में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस से उसको बचाता है, करोजन से बचाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये आपके पास आयरन की कोई रॉड है, बाहर एटमॉस्फेयर में O2 H2O या बाकी CO2, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट जो इसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो आयरन की करोजन होगी। अगर हम एक काम करेंगे, इस आयरन और इन कंपोनेंट्स के बीच में कोट करेंगे, इसे कलरिंग हम करते हैं। एक तो ये कलर करने से हमारा आयरन आर्टिकल ये डेकोरेटिव हो जाता है, खूबसूरत बनता है, और साथ में ये एक्ट कर रहे हैं बैरियर इन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स एंड दिस आयरन रॉड। दिस मेथड इज कॉल्ड इज, इसको हम बैरियर प्रोटेक्शन मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम बैरियर प्रोटेक्शन मेथड का नाम देते हैं। या कभी कभार हम ग्रीसिंग या ऑयलिंग, ये भी बैरियर प्रोटेक्शन मेथड में आता है। या हम जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनके हम एलाइज बनाते हैं। ये एलाइज क्या होते हैं? हम डिफरेंट मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, या मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसी को हम एलाई कहते हैं। एलाइंग से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो स्लो डाउन होती है। ऐसे जो हमारा मेटल ये लॉन्ग टाइम तक फिर ऐसे ही रहता है, ये ठीक रहता है। या जिंक के ऊपर, सॉरी आयरन के ऊपर हम थिन लेयर चढ़ाते हैं, किसकी?
जिंक की, द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक और आयरन आर्टिकल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। जो हमारे छत के जो टीन होते हैं दे आर गैल्वेनाइज्ड, उनके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक मेटल है, तो जिंक की यहाँ पे करोजन होती है, मेटल उसके नीचे जो मेटल वो बच जाता है, लेकिन जिंक में स्लो प्रोसेस होती है इस करोजन की, तभी हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं और उसके अंदर जो ये मेटल होता है, जो आयरन होता है वो बच जाता है। उस मेथड को हम सैक्रिफिशियल मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक वो अपनी कुर्बानी देता है। या कभी कभार हम एंटी रस्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं। नाउ द लास्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसकी होती है? ये फूड की होती है। किस फूड की होती है? स्पेशली उस फूड की होती है जिस फूड के अंदर ऑयल या फैट्स ज्यादा प्रेजेंट होता है। कैसे इसको हम पहचानते हैं? फैट्स या ऑयल प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फूड जिस फूड के अंदर ये क्या बोलते हैं उसको, फैट्स या ऑयल प्रेजेंट होता है, उसको हम बाहर रखेंगे एक्सपोज टू एयर, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, फिर उस फूड से वो गंदी स्मेल निकलती है। इट इज एक्चुअली द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, यानी फूड के साथ, मगर किस फूड के साथ? फूड के साथ फैट्स, फूड के अंदर फैट्स या ऑयल प्रेजेंट होता है, और इसी फूड के साथ क्या जब ऐड होता है? ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, और इससे क्या निकलती है? गंदी स्मेल, जिसको हम अडोर कहते हैं। अडोर, शाबाश, बैड स्मेल इसे निकलती है, बैड स्मेल इसे निकलती है। द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड विच इज मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड इज रेंसिडिटी ऑफ द फूड। हाँ, rancidity happens when the taste and smell of the fatty food changes because they have been exposed to air for a long time. This change is caused by the fats and oils in the food reacting with air. To prevent it, store food in airtight containers. इसमें अगर हमने अपने फूड को बचाना है फ्रॉम रेंसिडिटी, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखेंगे या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो स्लो डाउन होती है। या हम अपने उस फूड को जिसके अंदर फैट्स या ऑयल्स होते हैं उसको हम दूर रखते हैं फ्रॉम द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट भी उससे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो इंक्रीज होती है। तो हमने अपने फूड को किससे बचाना है? उसको हम दूर रखेंगे फ्रॉम द सनलाइट। या कभी कभार हम क्या करते हैं? इस फूड को हम स्टोर करते हैं नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस। जैसे आपने वो चिप्स के पैकेट खाए होंगे, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा वो एयर प्रेजेंट होता है, वो असल में ये ऑक्सीजन नहीं होता है, वो नाइट्रोजन होता है। जितनी देर उसके अंदर वो नाइट्रोजन का गैस रहेगा, उतनी देर उसके अंदर जो आलू के चिप्स होते हैं, चूंकि आलू के अंदर फैट्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो आलू के चिप्स उतनी देर तक वो उसमें ठीक रहते हैं। जो ही आपने उसको प्रिक किया, वो गैस बाहर निकला, दूसरे दिन आप उसको देखो, और दूसरे दिन एक तो वो नरम होता है और साथ में उसका जो टेस्ट वो भी खत्म होता है। तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो आपने बचाना है फूड को, आप उस फूड को किस में रखिए? आप उस फूड को नाइट्रोजन गैस में रखिए। या कभी कभार हम क्या करते हैं? हम अपने फूड को वैक्यूम इन पैकेट्स के अंदर रखते हैं। वैक्यूम पैकेट वो पैकेट्स होते हैं जिनसे हम एयर, जैसे कभी कभार खजूर हम पैकेट के अंदर रखते हैं, उससे हम एयर बाहर निकालते हैं। मीट पैकेट्स के अंदर वो एयर बाहर निकालते हैं, या फिशेस कभी कभार पैकेट्स के अंदर उनसे एयर बाहर निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम वैक्यूम पैकिंग कहते हैं। सो मेथड इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। कभी कभार हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके भी हम अपने फूड को बचाते हैं, जैसे कि BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, या कभी कभार BHA, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसॉल। ये कंपाउंड से जो ऑक्सीजन को रोकते हैं इस फूड के साथ कांटेक्ट होने में, दे आर सिंपली कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। या वैक्यूम पैकिंग मैंने आपको बताया, या रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस भी मैंने आपको बताया, या रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड सेटअप। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हम अपने फूड को बचाते हैं फ्रॉम रेंसिडिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर हमने एक पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करके दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नए सेशन में नए कंप्लीट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।